हेलो, मैं हूँ विनय कुमार गुप्ता। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट टू बी नोटेड में। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और वीडियो को पूरा एंड तक देखें। आज हम NCERT कक्षा 6 साइंस का जो 12वां अध्याय है उस पर आज हम चर्चा करेंगे। इसके पहले 11 अध्याय हो चुके थे। तो इसी प्रकार हम कक्षा 6 का साइंस ख़त्म होगा तो उसके बाद 7वें का ख़त्म करेंगे। उसके बाद फिर हम 8वें क्लास का लेक्चर लेंगे। तो अभी कक्षा 6 और 7 का चल रहा है। तो जैसे ही कक्षा 6 ख़त्म होता है फिर कक्षा 7 का ख़त्म करेंगे, फिर कक्षा 8 पर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा 12वां अध्याय है विद्युत तथा परिपथ है। विद्युत तथा परिपथ। तो विद्युत से सभी परिचित होंगे, इलेक्ट्रिसिटी से सभी परिचित होंगे। तो इस अध्याय में जो है विद्युत और विद्युत परिपथ के बारे में हम समझेंगे कि कहाँ किस प्रकार इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पर लिखा है हम विद्युत का उपयोग अपने बहुत से कार्यों को आसान बनाने के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए हम विद्युत का उपयोग कुएं से पंप द्वारा जल बाहर निकालने अथवा ज़मीन की सतह से जल को छत पर रखी हुई टंकी में पहुंचाने के लिए करते हैं। तो ये तो आप सभी देखे होंगे, लगभग सभी के घरों में टंकी लगा होगा जिसमें पानी इकट्ठा होता है और मोटर लगा होता है जिसके माध्यम से जो है पाइप के माध्यम से पानी ऊपर चढ़ती हुई जाती है और टंकी में इकट्ठा हो जाती है। तो ये इन सब चीज़ों में किस चीज़ का उपयोग किया जाता है जिससे पानी ऊपर चढ़ता है। तो इलेक्ट्रिसिटी, बिना इलेक्ट्रिसिटी के पानी ऊपर नहीं चढ़ सकता। तो ये यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है कि किस में जो है इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग किया जाता है। सूरज छिपने के बाद भी विद्युत हमारे घरों, सड़कों, दफ्तरों और फैक्ट्रियों को प्रकाशित करती है। तो अगर जब सूरज छिप जाता है तो हमें प्रकाश कैसे मिलता है? अपने घरों में, चाहे सड़क पर हो, चाहे घरों में हो, या दफ्तर में हो, या फैक्ट्री हो, उसको प्रकाशित करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? विद्युत बल्ब की आवश्यकता होती है। और विद्युत बल्ब इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से जो है प्रकाशित होते हैं, जलते हैं। उसी से हमें रोशनी प्राप्त होती है। यह रात में लगातार काम करने से हमारी सहायता करती है। विद्युत हमें बिजली घर से प्राप्त होती है। तो विद्युत हमें कहाँ से प्राप्त होती है? बिजली घर होता है, पावर हाउस होता है, वहाँ से विद्युत हमें प्राप्त होती है। विद्युत की सप्लाई बिजली घर से ही होती है, अलग अलग शहरों में, अलग अलग इलाकों में। फिर भी विद्युत की आपूर्ति ठप हो सकती है, कई स्थानों पर अनुपलब्ध हो सकती है। ऐसी स्थिति में प्रकाश के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी? टार्च का। टार्च में क्या होता है? एक बल्ब होता है, जब इसका स्विच दबाते हैं तो यह प्रकाश देने लगता है। अब टॉर्च में क्या होता है? विद्युत सेल लगा होता है और विद्युत सेल से ही वो विद्युत प्राप्त होता है, जिसके माध्यम से विद्युत बल्ब जो होता है, टॉर्च में जो बल्ब लगा होता है वो जलता है। टॉर्च के बल्ब का विद्युत सेल से मिलती है। तो टॉर्च के बल्ब को विद्युत कहाँ से मिलती है? विद्युत सेल से मिलती है। विद्युत सेल का उपयोग विद्युत स्रोत के रूप में कहाँ कहाँ किया जाता है? होता है विद्युत सेल का उपयोग किया, कलाई घड़ी हो उसमें भी उपयोग किया जाता है, रेडियो में, कैमरे में, और बहुत सारी युक्तियाँ होती हैं जिसमें विद्युत सेल का उपयोग किया जाता है। आपने यह भी देखा होगा कि इसके एक और धातु की टोपी होती है। जो आप विद्युत सेल देखे होंगे तो उसके एक छोर पर धातु की टोपी होती है और दूसरी ओर धातु की डिस्क होती है, चक्रिका होती है। फिगर में भी आप देख सकते हैं, दिखाया गया है कि एक धातु की टिप लगी हुई है और नीचे एक चक्राकार डिस्क लगा हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं विद्युत सेल के ऊपर एक धन प्लस का चिन्ह यहाँ पर देख रहे हैं आप, ऊपर प्लस का चिन्ह है और नीचे माइनस का चिन्ह देख रहे हैं आप। तो जो टिप होता है धातु के ऊपर वो प्लस मतलब धन चिन्ह होता है उस पर, और एक ऋण चिन्ह होता है नीचे की तरफ। विद्युत सेल में धातु की टोपी धनात्मक सिरा होती है। तो यहाँ पर जो धातु की टोपी लगी होती है वो कौन सा सिरा होता है? वो धनात्मक सिरा होता है। और धातु का डिस्क जो होता है वो
ऋणात्मक सिरा कहलाता है। तो ये जो डिस्क है ये ऋणात्मक होता है और ये जो टिप है आप देख रहे हैं धातु की, ये प्लस होता है, ये नीचे माइनस होता है। ये इतना आपको याद रखना है। सभी विद्युत सेलों में 2 सिरे होते हैं। तो अभी आपने देखा जिसमें एक धनात्मक टर्मिनल जिसको बोलते हैं, एक टर्मिनल होता है धनात्मक सिरा और दूसरा ऋणात्मक होता है। विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थों से सेल विद्युत उत्पन्न करता है। अब पूछा जाए कि विद्युत सेल से विद्युत कहाँ से प्राप्त होता है, तो विद्युत सेल के अंदर क्या होता है, रासायनिक पदार्थ संचित होता है, उसी से जो है विद्युत उत्पन्न होता है, जिसके माध्यम से जो है जो बल्ब होता है वो जल जाता है। चाहे वो घड़ी हो, घड़ी में लगाने पर घड़ी चलने लगती है। जब विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल कर लिए जाते हैं, मतलब उसमें जो संचित रासायनिक पदार्थ होते हैं, जब उसका इस्तेमाल करते करते जब पूरी तरह से रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल हो जाता है, तब क्या होता है, विद्युत सेल विद्युत पैदा करना क्या होता है, बंद कर देता है, क्योंकि वो जो रासायनिक पदार्थ होता है उसकी क्रिया समाप्त हो जाती है। एक समय होता है कि उसके बाद वो काम करना बंद कर देता है और हमें रिप्लेस करना पड़ता है, उस विद्युत सेल को दूसरा विद्युत सेल उसमें लगाना पड़ता है। आपने विद्युत खंभों, विद्युत उपकेंद्रों तथा अन्य स्थानों पर इस प्रकार के चिन्ह देखा होगा। ये जो आप चिन्ह देख रहे हैं ये खतरे का निशान होता है। जहाँ पर बिजली से खतरा होता है वहाँ पर ये निशान लगाया जाता है। यह दर्शाता है कि विद्युत का उपयोग उचित रूप से ना किया जाए तो यह अत्यंत खतरनाक हो सकती है। तो ये क्या बताती है कि विद्युत का उपयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो ये खतरनाक साबित हो सकता है। यदि विद्युत तथा विद्युत युक्तियों को असावधानी पूर्वक बरता जाए तो यह गंभीर चोट अथवा मृत्यु तक का कारण बन सकती है। तो बिजली से मृत्यु भी हो सकती है अगर आप सावधानी पूर्वक बिजली का उपयोग या बिजली उपकरणों का उपयोग नहीं करेंगे तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है। अतएव आपको कभी भी विद्युत के तारों तथा सॉकेट आदि की प्रयोग करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। यह भी याद रखिए कि सुबाह्य जनित्र पोर्टेबल जनरेटर द्वारा उत्पन्न विद्युत भी इतनी ही खतरनाक है। आप सोचेंगे जो जनरेटर से बिजली उत्पन्न होता है वो खतरनाक नहीं होगा, वो भी खतरनाक हो सकता है। विद्युत संबंधी सभी क्रियाकलापों के लिए केवल साधारण बैटरी का उपयोग करना चाहिए। साधारण बैटरी से आपको ज़्यादा खतरा नहीं होता है। तो यहाँ पर दिया है कि जब विद्युत सेल के अंदर जो संचित रासायनिक पदार्थ होते हैं जब वो अपना काम करना बंद कर देते हैं, मतलब रासायनिक पदार्थ का उपयोग हम जब कर लेते हैं फिर वो विद्युत का उत्पादन करना बंद कर देता है, तब उस समय हम क्या करते हैं, विद्युत सेल को एक नए विद्युत सेल से बदलना पड़ता है। टॉर्च के बल्ब में कांच का एक बाहरी आवरण होता है। तो टॉर्च का जो बल्ब होता है, बल्ब में कांच का क्या होता है, एक बाहरी आवरण होता है, धातु की सतह पर चिपका होता है। आप देखोगे ऐसे होता है और इसी पर ऐसे कांच का बल्ब जुड़ा होता है। ये धातु का क्या होता है, धातु का एक टिप होता है और इसी के ऊपरी भाग से वो कांच जो होती है वो जुड़ी होती है। तो आप ये देख रहे हैं जो बैटरी में बल्ब, टॉर्च में, सॉरी बैटरी नहीं टॉर्च बोला जाता है उसको, टॉर्च में जो बल्ब लगा होता है छोटा बल्ब, आप उसमें देख सकते हैं ये तंतु है, बहुत पतली तंतु होती है, ये दो मोटी तारों से जुड़ी हुई होती है ये तंतु। और इसके एक जो मोटी तार होती है वो ये जो आप धातु का जो आप देख रहे हैं टिप, तो आप देख रहे हैं धातु का एक ढांचा देख रहे होंगे, तो इसका जो ऊपरी भाग होता है उससे एक तार जुड़ा होता है और इसका जो निचली टिप होता है, ये जो धातु का टिप आप देख रहे हैं, दूसरा तार यहाँ से जुड़ा होता है। आप दूसरे वाले फिगर में देख रहे हैं कि एक तार इससे जुड़ा हुआ है, जो धातु का ढांचा था उसके एक सिरे से ये जुड़ा हुआ है और दूसरे सिरे से ये जुड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं, आसानी से आप देख सकते हैं, इसका एक सिरा जो है यहाँ से जुड़ा है और एक सिरा नीचे की तरफ जुड़ा है। कहने का मतलब एक तार मोटी तार जो है ऊपर वाले उससे जुड़ा होता है, दूसरा
नीचे जुड़ा होता है और दोनों के बीच में जो है खाली स्थान होता है, मतलब दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर सकते। तो इस प्रकार जो टॉर्च का बल्ब होता है उसकी इस प्रकार संरचना होती है। वैसे भी जो घरों में 100 वाट के जो बल्ब होते हैं वो भी इसी प्रकार ही बने होते हैं। अब क्रियाकलाप 1 में क्या है, वही जो अभी फिगर हमने दिखाया उसी के बारे में लिखा है। प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का तंतु कहते हैं। तो जो पतली सी तार गई है उसी को क्या कहते हैं, तंतु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तंतु बोलते हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर फिगर में, ये जो आपको पतली सी संरचना दिख रही है, छोटी सी पतली सी, जो दो तारों के बीच गई हुई है, सपोर्ट प्रदान करते हैं ये दोनों मोटी तारें तंतु को, उसी को क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं, तंतु। और उसका जो धातु का ढांचा होता है नीचे, ये दोनों टर्मिनल्स होते हैं। एक ऊपर का टर्मिनल होता है, एक नीचे का, जो टिप जैसा धातु की टोपी जैसी बनी होती है नीचे, तो वो दोनों क्या कहलाते हैं, टर्मिनल कहलाते हैं। तो यह तंतु दो मोटे तारों के बीच लगी होती है। तो अभी हमने बताया कि दो मोटे तारों के बीच तंतु लगी होती है। फिगर में आपने देखा, ये मोटे तार तंतु को आधार प्रदान करते हैं। ये मोटे तार क्या करते हैं, तंतु को आधार प्रदान करते हैं। इन मोटे तारों में से एक मोटा तार बल्ब की सतह पर धातु के ढांचे से जुड़ा हुआ होता है। तो बल्ब की सतह से जो धातु का ढांचा लगा होता है, एक मोटी तार उससे जुड़ी होती है और दूसरा मोटा तार आधार केंद्र पर धातु की नोक से जुड़ा हुआ था। जो धातु को टिप बनी होती है, नोक बनी होती है नीचे, उससे एक मोटी तार जुड़ी होती है। बल्ब के आधार पर धातु का ढांचा तथा धातु की नोक बल्ब के दो टर्मिनल है। तो बल्ब के वो दोनों टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये दोनों टर्मिनल इस प्रकार लगाए जाते हैं कि ये एक दूसरे को ना छुएं। तो दोनों जो मोटी तार होते हैं इस प्रकार टर्मिनल से टच होते हैं कि वो एक दूसरे को ना टच करें। घरों में उपयोग होने वाले विद्युत बल्ब की भी ऐसी ही संरचना होती है। तो विद्युत बल्ब जो घरों में लगा होता है उसकी भी संरचना ऐसे ही होती है। इस प्रकार विद्युत सेल तथा विद्युत बल्ब दोनों में ही दो दो टर्मिनल होते हैं। तो आपने देखा क्या कि विद्युत सेल और विद्युत बल्ब दोनों में ही दो दो टर्मिनल्स होते हैं। इनमें ये दो टर्मिनल्स क्यों होते हैं, ताकि वो एक दूसरे से जुड़ सकें और बल्ब आसानी से प्रकाशित हो। विद्युत बल्ब के दो टर्मिनल से जुड़े तारों को स्विच तथा बल्ब जैसी युक्ति को बीच में जोड़े बिना आपस में कदापि न मिलाएं। यदि आप ऐसा करेंगे तो विद्युत सेल के रासायनिक पदार्थ बड़ी तेज़ी से खर्च हो जाएंगे और सेल कार्य करना बंद कर देगा। कहने का मतलब कि अगर आप यहाँ पर दिखाया है कि यहाँ पर विद्युत सेल है, सेल से दो तार निकाले गए हैं, आप देख रहे हैं। इसके जो तार आप देख रहे हैं, इनको डायरेक्टली आप अगर जोड़ देंगे तो इससे जो होगा बहुत तेज़ी से विद्युत खर्च होगा और सेल जो है बहुत तेज़ी से खर्च हो जाएगा और उसका जो रासायनिक पदार्थ है वो काम करना बंद कर देगा। मतलब जो उसमें रासायनिक ऊर्जा संचित है, जो विद्युत ऊर्जा में चेंज होती है, वो बहुत जल्दी खर्च हो जाती है और सेल खराब हो जाता है, सेल कार्य करना बंद करता है। इसलिए कभी भी एक सिरे से तार और दूसरे सिरे से निकले हुए तार को आपस में नहीं जोड़ना चाहिए। इसके बीच में कोई बल्ब हो या जिसको आपको विद्युत धारा पहुंचाना हो, उस चीज़ को आपको जोड़ना चाहिए। अगर आप डायरेक्टली जोड़ेंगे तो वो विद्युत खर्च ज़्यादा होगा और सेल बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। उसकी जो रासायनिक ऊर्जा है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी, जिससे क्या होगा, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करना बंद कर देगा। अगला हेडिंग है विद्युत सेल से जुड़ा हुआ बल्ब। आइए विद्युत सेल का उपयोग करके एक बल्ब को दीप्तिमान करने का प्रयास करते हैं। तो किस प्रकार विद्युत सेल का उपयोग करके बल्ब को जलाया जाता है, दीप्तिमान किया जाता है, अब हम क्रियाकलाप के द्वारा समझते हैं। इसमें क्या दिखाया गया है कि दो तारों को लिया गया है। एक तार, दोनों तारों को लेकर उसके दोनों सिरों को क्या किया गया है, जिस पर प्लास्टिक का आवरण चढ़ा हुआ है उसको हटाया जाता है। मतलब
आप देख रहे हैं ये रेड कलर का तार है, इसके एक सिरे पर इसका जो रेड कलर का आवरण था उसको हटा दिया गया है। इसी तरह इसके दूसरे छोर पर भी हटा दिया गया और उसे एक छोर से सेल का जो विद्युत सेल है उसके एक सिरे से इसे जोड़ा गया है और दूसरे सिरे को इस प्रकार रखा गया है। इसी प्रकार दूसरे तार को भी लिया गया है, उसके दोनों सिरों को उसके जो प्लास्टिक आवरण है उसको हटा दिया गया है, एक सिरे को जोड़ दिया गया है और दूसरे सिरे को खुला छोड़ दिया गया है। फिर उसके बाद एक दो तार और लिए गए हैं, एक तार से दोनों उस तार के दोनों सिरों को भी उसके प्लास्टिक के आवरण को हटा दिया गया है। इसका एक सिरा जो है यहाँ से जुड़ा है और एक सिरा को ऐसे खुला छोड़ दिया गया है। और फिर दूसरे तार से भी उसी प्रकार किया गया है, एक तार के सिरे को धातु का जो ढांचा है नीचे वाला टिप आप देख रहे हैं उससे जोड़ा गया है और एक खुला छोड़ दिया गया है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं दो संरचना आपको मिल गई। अब क्या करते हैं, उसके एक एक तारों को जोड़ देते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि ये जो तार एक सिरे से जो तार निकला था और जो बल्ब जो टॉर्च का बल्ब होता है उससे जो तार जोड़ा गया था उसका एक खुला सिरा था और एक सेल का खुला सिरा था, उसको जोड़ दिया गया है। और फिर दूसरे सिरे से जो निकला तार हो था और बल्ब के दूसरे सिरे से जो निकला हुआ खुला तार था उसको आपस में जोड़ दिया गया। जोड़ने से क्या हुआ, आप देख रहे हैं कि बल्ब जल गया है, पीले रंग का आपको रोशनी दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार आप क्या देख रहे हैं कि एक विद्युत परिपथ पूरा हो गया। विद्युत परिपथ पूरा होने से क्या होगा, विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होने लगी है। विद्युत धारा प्रवाहित होने से ये बल्ब जलने लगा। तो जब इससे एक चीज़ आपको समझ में आया कि जब परिपथ हमारा पूरा होगा तभी जो है वो बल्ब प्रकाशित होगा। ठीक, अब दूसरे फिगर में क्या दिखाया गया है कि एक छोर को तो जोड़ा गया है और दूसरे छोर को क्या किया गया है, हटा दिया गया है। मतलब इन दोनों को जोड़ा नहीं गया है। आप देख रहे हैं ये एक तार खुला हुआ है, दोनों आपस में नहीं जुड़े हैं और बल्ब क्या है, नहीं जल रहा है। इसी प्रकार फिर इन दोनों को जोड़ दिया गया है और ऊपर वाले को खुला छोड़ दिया गया है, तब भी आप देख रहे हैं इसमें वो बल्ब नहीं जल रहा है। मतलब विद्युत परिपथ पूरा नहीं हुआ है, इसी वजह से नहीं जल रहा है। अब क्या किया गया है, उसके एक सिरे को छोड़ दिया गया है और बल्ब के दोनों तारों को उसके एक ही सिरे से जोड़ दिया गया है। तो तब भी इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी, मतलब विद्युत धारा इसमें प्रवाहित नहीं हो रही है, इसी वजह से ये बल्ब जल नहीं रहा है। इसी प्रकार अगले चित्र में भी किया गया है कि सेल के एक सिरे से उसके बल्ब के दोनों तारों को जोड़ दिया गया है, इसमें भी वो बल्ब जो है नहीं जल रहा है। अब लास्ट वाले चित्र में क्या किया गया है कि उसके एक सिरे को नीचे से जोड़ दिया गया है, ऊपर वाला नीचे लाया गया है, नीचे वाले को ऊपर लेकर जोड़ा गया है। तो तब भी जो है परिपथ इसका पूरा हो जाता है, जिस वजह से बल्ब क्या हो जाती है, प्रकाशित हो जाती है। तो इससे समझ में आता है कि जब परिपथ पूरा होगा विद्युत परिपथ तभी बल्ब जलेगा। तो विद्युत परिपथ इसमें यही बताया गया है। आपने विद्युत सेल के एक टर्मिनल को तार द्वारा बल्ब से होते हुए विद्युत सेल के दूसरे टर्मिनल से जोड़ा। तो जो आपने चित्र देखा, सभी व्यवस्थाओं में विद्युत सेल के दो टर्मिनल बल्ब के दो टर्मिनल से जोड़े गए थे। तो आपने देखा कि विद्युत सेल का जो दो टर्मिनल था उसको बल्ब के दोनों टर्मिनल से जोड़े गए थे। इस प्रकार की व्यवस्था विद्युत परिपथ का एक उदाहरण है। तो विद्युत परिपथ विद्युत सेल के दोनों टर्मिनलों के बीच विद्युत प्रवाह मतलब विद्युत धारा के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। बल्ब केवल तभी दीप्त होगा, हमने क्या कहा कि बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब परिपथ में विद्युत धारा
प्रवाहित होती है। तो विद्युत परिपथ जब पूरा हो जाता है तभी विद्युत धारा प्रवाहित होती है और तभी बल्ब जलता है। यहाँ पर बताया गया कि विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, विद्युत सेल के प्लस से माइनस टर्मिनल की ओर होती है। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर आवेश क्या होता है, माइनस होता है। ये बड़े कक्षाओं में जब आप जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन के बारे में आप पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो माइनस होता है। तो इसको दर्शाया जाता है ई माइनस से। तो यहाँ पर माइनस होता है। अब माइनस को प्लस की ओर आकर्षण होगा तो माइनस टर्मिनल से जो है इलेक्ट्रॉन निकलकर वो प्लस टर्मिनल पर जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन तो इधर बहते हैं लेकिन विद्युत धारा उसके विपरीत बहती है। तो जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसके विपरीत जो होती है विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि विद्युत धारा की दिशा जो होती है विद्युत सेल के प्लस से माइनस टर्मिनल की ओर होती है। तो एक चीज़ आप अगर याद रखेंगे कि माइनस जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है, वो माइनस से प्लस की ओर प्रवाहित होती है और धारा जो होती है वो प्लस से माइनस की ओर प्रवाहित होती है। जब बल्ब के टर्मिनलों को तार के द्वारा विद्युत सेल के टर्मिनल से जोड़ा जाता है तो बल्ब के तंतु से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। जब विद्युत परिपथ हमारा कंप्लीट होता है तब विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत धारा प्रवाहित होते हुए कहाँ जाती है, वो जो बल्ब में तंतु लगा होता है उससे होकर प्रवाहित होने लगती है। और वो दो जो तंतु होती है वो किससे जुड़ी होती है, दो तारों से, दो मोटी तारों से। तो उन्हीं दो मोटी तारों से होते हुए तंतु से फिर दूसरे मोटी तारों से होते हुए वो परिपथ को पूरा करती है और उसी से विद्युत धारा जो होती है प्रवाहित होती रहती है और बल्ब दीप्तिमान हो जाता है, मतलब बल्ब जलने लगता है। कभी कभी विद्युत बल्ब विद्युत सेल से जुड़े होने पर भी दीप्त नहीं होता है, तो ऐसे बल्ब के फ्यूज होने के कारण हो सकता है। कई बार आप देखे होंगे कि परिपथ तो पूरा होता है लेकिन बल्ब नहीं जलता है, तो इसका मतलब बल्ब के अंदर कुछ खराबी हो गई है। खराबी क्या हुआ होगा, हो सकता है बल्ब फ्यूज हो गया हो। फ्यूज होने का मतलब जो बल्ब में तंतु होते हैं वो टूट गए हों, खंडित हो गए हों वो तंतु, इसी वजह से जो विद्युत धारा है वो प्रवाहित नहीं हो पा रहा है उस तंतु से, क्योंकि वो तंतु क्या है, बीच से टूट गया है, मतलब परिपथ को वो अपूर्ण हो गया है, परिपथ जो है वो पूरा नहीं हो पा रहा है उस तंतु की वजह से। इसलिए कहा जाता है कि बल्ब क्या हुआ, फ्यूज हो गया है। अब बल्ब जो फ्यूज बल्ब होता है उस ध्यान से आप देखेंगे तो क्या होता है, उसके तंतु जो होते हैं वो टूट जाते हैं, इसी वजह से बल्ब दीप्त नहीं होती है। विद्युत बल्ब कई कारणों से फ्यूज हो सकता है। इनमें से एक कारण है बल्ब के तंतु का खंडित होना। बल्ब का तंतु खंडित होने के कारण विद्युत सेल के टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा का परिपथ टूट जाता है। जब विद्युत बल्ब का जो तंतु है वो टूट जाएगा तो उससे विद्युत धारा का परिपथ भी टूट जाता है, क्योंकि वो धारा पास ही नहीं हो पाता है, क्योंकि वो बीच से टूट जाता है, इसलिए धारा नहीं प्रवाहित हो पाती, जिससे बल्ब नहीं जलता है। इसलिए फ्यूज बल्ब के तंतु से विद्युत धारा प्रवाहित न होने के कारण क्या होता है, दीप्तिमान नहीं होता, वो बल्ब नहीं जलता है। अब इसमें क्या दर्शाया गया है कि एक विद्युत सेल लिया गया है और एक तार लिया गया है और उस तार के दोनों सिरों को, जो उसका प्लास्टिक का आवरण है, कुछ दूरी तक हटा दिया जाता है, प्लास्टिक के आवरण को, और तार के एक सिरों को उसके विद्युत सेल के एक छोर से जोड़ा गया है और दूसरे छोर को बल्ब के जो धातु का ढांचा होता है बल्ब, उससे लपेट दिया गया है। फिर लपेट कर फिर उसके दूसरे सिरे को टच कराया जाता है, तो उससे क्या होता है, बल्ब जलने लगता है। तो इस प्रकार ये दर्शाया गया है कि इस प्रकार भी बल्ब को जला सकते हैं, बल्ब को दीप्तिमान कर सकते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं, बल्ब को विद्युत सेल के टर्मिनल से हटाइए। क्या बल्ब अभी भी प्रकाशित है? जब आप उसके धातु के टिप को टच कराते हैं दूसरे छोर पर तो क्या होता है, जलने लगता है, और जैसे ही हटा देते हैं
वो तुरंत बुझ जाता है। तो यह टॉर्च को ऑन व ऑफ करने की समान नहीं है। मतलब ये बताने की कोशिश की गई है कि जो टॉर्च होते हैं उसमें किस प्रकार जो है ऑन ऑफ किया जाता है। तो इसी सिद्धांत पर कुछ कार्य करते हैं, आगे भी बताएंगे किस प्रकार जो है काम करता है। घर पर तैयार की गई टॉर्च को ऑन अथवा ऑफ करने में विद्युत बल्ब को विद्युत सेल की नोक से स्पर्श कराते हैं अथवा हटाते हैं। यह एक साधारण विद्युत स्विच था। इसे उपयोग करना सुविधाजनक नहीं है। हम अपने उपयोग के लिए दूसरा सरल और सुविधाजनक स्विच बना सकते हैं। अब इसमें बताया गया क्रियाकलाप 4 में किस प्रकार स्विच बनाया जाता है, मतलब साधारण स्विच किस प्रकार बनाया। इसमें क्या किया गया है कि 2 ड्राइंग पिन लिया गया है। आप फिगर में देख रहे हैं क्या लिया गया है, 2 ड्राइंग पिन। इसमें आप देख रहे हैं ये जो 2 पिन आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये ड्राइंग पिन है। ये क्या है, ड्राइंग पिन है 2। और एक आप साधारण पिन देख रहे हैं जिसको एक सुरक्षा पिन बोलते हैं। तो 2 ड्राइंग पिन चाहिए और एक सुरक्षा पिन चाहिए और 2 तार। क्या चाहिए, 2 तार और एक थर्माकोल की या लकड़ी के बोर्ड की सीट चाहिए एक। इन्हीं के द्वारा जो है एक स्विच बोर्ड तैयार कर सकते हैं, विद्युत स्विच तैयार किया जा सकता है। तो इतने चीज़ की आवश्यकता होगी। आप फिगर में देख रहे हैं कि एक जो पिन है, आप देख रहे हैं पिन इसी प्रकार होता है, यहाँ पर एक ऐसे बना होता है और इसका एक सिरा यहाँ पर लगा होता है। तो यहाँ पर जो ड्राइंग पिन है उसके एक सिरे पर इस प्रकार लगाया जाता है कि ये पिन जो है आसानी से चारों तरफ इसके घूम सके। ठीक, तो आप फिगर में देख रहे हैं किस प्रकार ये पिन लगाया गया है, इसी प्रकार लगाना है। फिर उसके दूसरे तरफ एक ड्राइंग पिन और लगाना है और इस तरह लगाना है कि ये जो आपका सुरक्षा पिन दिख रहा है इसको घुमाने पर वो उसको टच करे, दूसरे को टच करता हुआ जाए। मतलब ऐसे ऐसे अगर हम घुमाएंगे तो वो टच करे, उसको क्या करे, टच करें। केवल टच करना चाहिए, फिर वापस कर सकते हैं, फिर टच हो फिर वापस कर सकते हैं। मतलब इस तरह होना चाहिए। आप फिगर से समझ गए होंगे किस प्रकार इसमें दर्शाया गया है। तो ऐसे ही व्यवस्था करना है आपको। अब क्या करना है, दूसरे फिगर में दिया है कि आप विद्युत सेल लेंगे, फिर 2 तार और लेंगे, 2 तार और लेंगे। एक तार, दोनों तारों के दोनों सिरों को जो है उसमें जो प्लास्टिक आवरण लगा है उसको हटा देंगे। मतलब विद्युत रोधी जो पदार्थ लगा है तार में उसको दोनों सिरों से हटा देंगे। एक सिरा जो है यहाँ पर रखेंगे और दूसरे तार का एक सिरा विद्युत सेल के दोनों सिरों से जो है तारों के एक एक सिरों को जोड़ देंगे और तारों के दोनों सिरों को एक जो ड्राइंग पिन है उससे कनेक्ट कर देंगे और दूसरे तार के दूसरे सिरों को बल्ब से, विद्युत बल्ब से कनेक्ट कर देंगे। किससे कनेक्ट करेंगे, विद्युत बल्ब से। तो आप देख रहे हैं कि एक परिपथ हमारा तैयार हो गया। बस एक चीज़ की कमी है, आप जो यहाँ देख रहे हैं ये जो पिन है आपको, ये इससे टच नहीं हुआ है, इससे टच नहीं हो रहा है। तो अभी ये परिपथ कंप्लीट नहीं है। ये विद्युत बल्ब जो है तब तक नहीं जलेगा, ये विद्युत बल्ब तब तक नहीं जलेगा जब तक ये परिपथ कंप्लीट नहीं हो जाता है। कहने का मतलब ये जो आप सुरक्षा पिन देख रहे हैं लंबा सा आपको दिखाई दे रहा है, घरों में इसका यूज बहुत होता है। जब ये टच होगा इससे, इस ड्राइंग पिन से दूसरे वाले ड्राइंग पिन से टच होगा, तब ये विद्युत परिपथ जो है कंप्लीट हो जाएगा और बल्ब क्या होगा, जलने लगेगा। तो इस प्रकार ऑन ऑफ की प्रक्रिया आप इसमें देख सकते हैं कि जैसे ही सुरक्षा पिन को इससे टच करा तुरंत बल्ब जल जाता है, इसको तुरंत हटाने पर बल्ब बुझ जाता है। तो इस प्रकार जो है हम विद्युत परिपथ को बना सकते हैं। स्विच ऑन मतलब विद्युत स्विच इस प्रकार हम बना सकते हैं घरों पर। अब ये इसमें दिखाया ऑन स्थिति में स्विच, स्विच ऑन स्थिति में है यहाँ पर। जैसे ही यहाँ से हटा देंगे ऑफ हो जाएगा, स्विच ऑफ हो जाएगा। इसके विपरीत जब सुरक्षा पिन दूसरे
ड्राइंग पिन से स्पर्श नहीं करती है तो विद्युत बल्ब दीप्तिमान नहीं होता। तो हमने क्या बताया कि जो सुरक्षा पिन है जब दूसरे ड्राइंग पिन से स्पर्श करती है तो विद्युत बल्ब क्या होता है, दीप्तिमान होता है। अगर उसे हटा लेते हैं, स्पर्श नहीं कराते हैं, तो विद्युत बल्ब क्या होता है, बुझ जाता है, मतलब उसमें दीप्तिमान नहीं होता है। इस तरह ड्राइंग पिनों के बीच का रिक्त स्थान बंद नहीं होता है तो परिपथ भी पूरा नहीं होता है। तो इस दशा में स्विच ऑफ कहलाता है और टच करा देंगे तो स्विच ऑन हो जाता है। स्विच एक सरल युक्ति है जो परिपथ को जोड़ या तोड़ सकती है। घरों में स्विच का उपयोग बल्ब को दीप्तिमान करने तथा अन्य युक्तियों को चलाने के लिए क्या किया जाता है। यद्यपि घरों में उपयोग होने वाले स्विच इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं, पर उनके जो डिज़ाइन होते हैं वो जटिल होते हैं। तो घरों में जो स्विच लगे होते हैं उसके डिज़ाइन क्या होते हैं, जटिल होते हैं, क्योंकि उसमें कई सारे आपने देखे होंगे बटन लगे होते हैं। सभी बटनों का काम अलग अलग होता है, किसी से बल्ब जलता है तो किसी से पंखा, तो किसी से फ्रिज, किसी से कूलर। तो सभी बटनों का काम अलग अलग होता है। तो सभी का जो डिज़ाइन होता है स्विच का वो थोड़ा जटिल होता है, लेकिन सिद्धांत वही होता है जो अभी हमने बताया, उसी सिद्धांत पर ये कार्य करते हैं। विद्युत चालक और विद्युत रोधी क्या होते हैं। विद्युत रोधक, हमने क्या किया था, सभी क्रियाकलापों में परिपथ को पूरा करने के लिए धातु के तार के उपयोग किए थे। तो इससे क्या समझ में आता है कि धातु के तार के उपयोग से ही विद्युत धारा परिपथ जो होती है वो पूर्ण होती है। अगर धातु के अलावा कोई दूसरा पदार्थ हम लेंगे, कोई लकड़ी लेंगे, कोई प्लास्टिक लेंगे, कोई अदर पदार्थ धातु को छोड़कर लेंगे, तो वो परिपथ को पूरा नहीं करेगा। और जो वस्तु हम जिसे जलाने के लिए उस विद्युत परिपथ में लगाते हैं वो दीप्तिमान नहीं होता है। मान लीजिए कि परिपथ बनाने के लिए धातु के तारों के स्थान पर हम सूती धागे का उपयोग करते हैं, तो क्या आप सोचते हैं कि इस अवस्था में बल्ब दीप्तिमान होगा? नहीं। तार की जगह अगर हम सूती धागे लेंगे तो वो दीप्तिमान नहीं होगा। तो विद्युत धारा के प्रवाह के लिए परिपथ में किस प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जा सकता है? तो आप समझ सकते हैं कि विद्युत धारा के प्रवाह के लिए परिपथ में धातु का उपयोग करेंगे, तभी विद्युत परिपथ पूरा होगा और हमारा विद्युत धारा प्रवाहित होगी। प्रयुक्त विद्युत परिपथ से स्विच को अलग कीजिए। जो क्रियाकलाप 4 में हमने देखा था किस प्रकार विद्युत स्विच बनाए थे, तो उसमें प्रयुक्त विद्युत परिपथ से स्विच को अलग कीजिए। ऐसा करने से आपको एक के अनुसार 2 स्वतंत्र तारों के सिरे मिल जाएंगे। तो 2 स्वतंत्र तार आप देख रहे हैं यहाँ पर मिल गया। जब आपको स्विच अलग कर दिए, जो 2 पिन लिए थे और एक 2 ड्राइंग पिन था, एक सुरक्षा पिन था, उसको यहाँ से हटा दिया गया है। बस विद्युत सेल और विद्युत सेल से जुड़े जो बल्ब है और तार है बस उसी को लिया गया है और दोनों छोरों को अभी जोड़ा नहीं गया है। अब इन दोनों तारों के बीच में एक एक करके आप कोई भी पदार्थ जोड़ते जाइए, तो आप देखेंगे जो धातु का पदार्थ होगा उसको यहाँ पर जोड़ेंगे तो बल्ब जल जाता है। लेकिन इसी के स्थान पर अगर आप कोई प्लास्टिक जोड़ते हैं या कोई लकड़ी का सामान जोड़ते हैं, मतलब कोई ऐसी चीज़ जोड़ते हैं जो धातु ना हो, तो ये बल्ब कभी नहीं जलेगा। आप देख रहे हैं दूसरे फिगर में दिया है कि आप की चाबी जोड़ देते हैं, चाबी से कनेक्ट कर देते हैं इन दोनों तारों को। इन दोनों तारों को चाबी से कनेक्ट किया गया है। इससे क्या हुआ कि हमारा परिपथ पूरा हो गया और ये धातु है, चाबी क्या है, एक धातु है। अब यहाँ पर बल्ब जो है जलने लगा। तो इससे क्या पता चलता है कि विद्युत परिपथ में अगर हम किसी धातु के पदार्थ को जोड़ेंगे तभी विद्युत परिपथ जो होगा वो कंप्लीट होगा, तभी वो बल्ब जलेगा। क्योंकि विद्युत परिपथ में धातु के पदार्थ को जोड़ने से ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अगर बीच में किसी कुचालक पदार्थ जो विद्युत का कुचालक हो उसको जोड़ देंगे तो वो परिपथ पूरा नहीं होगा और उसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी, जिससे उसमें जो बल्ब लगा होगा वो दीप्तिमान नहीं होगा। अब यहाँ पर दिया है कि जांच करने के लिए आप क्या क्या पदार्थ ले सकते हैं। जैसे सिक्के ले सकते हैं, कार्क, रबड़, कांच, चाबियाँ, पिन, प्लास्टिक का स्केल, लकड़ी का गुटका, एल्युमिनियम की पत्ती, मोमबत्ती, सिलाई मशीन की सुई, थर्माकोल, कागज़, पेंसिल की लीड आदि एकत्रित कीजिए और उसको एक एक करके जोड़कर देखिए किससे जो है जल रहा है बल्ब, किसको जोड़ने पर नहीं जल रहा है। तो जिससे जलेगा वो एक प्रकार का धातु होगा, जिससे नहीं जलेगा वो
उसके आधार पर हम कौन सा विद्युत का चालक होता है, कौन विद्युत रोधक होता है। एक यहाँ पर सारणी दिया गया है, उसको देखकर आप समझ जाएंगे कि कौन सा विद्युत का चालक है, कौन सा विद्युत रोधी है। यहाँ पर चाबी लिया गया है, तो चाबी आपने देखा था विद्युत परिपथ से जोड़ने पर क्या हुआ था, बल्ब जल रहा था। तो पदार्थ किससे बना है, धातु से बना हुआ है। बल्ब जलता है, हाँ बल्ब जल जाता है। अब रबड़ का इस्तेमाल करते हैं, रबड़ क्या है, रबड़ का बना होता है, बल्ब जलता है, नहीं जलता है। अब इसी प्रकार आप इसको भी भर सकते हैं। स्केल प्लास्टिक होता है, तो प्लास्टिक भी नहीं जलेगा, नहीं जलेगा बल्ब। माचिस की तीली लकड़ी है, इससे भी नहीं जलेगा। कांच की चूड़ी, ये कांच है, इससे भी बल्ब नहीं जलेगा। लोहे की कील, ये एक प्रकार की धातु, इससे बल्ब जलेगा। तो आप देख रहे हैं कि जो धातु है उससे बल्ब जलेगा। अगर विद्युत परिपथ में धातु लगाएंगे तो बल्ब जलेगा, और कोई अदर पदार्थ लगाएंगे तो वो नहीं जलता है। तो यहाँ पर दो चीज़ आपको मिला, जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं, मतलब जो पदार्थ आप जोड़ते हैं विद्युत परिपथ में, उससे होकर अगर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत चालक, विद्युत चालक पदार्थ बोल सकते हैं। तो वो पदार्थ क्या कहलाता है, विद्युत चालक, विद्युत का चालक। और विद्युत रोधक क्या होता है, अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते। तो जो पदार्थ, जिस पदार्थ को आप विद्युत परिपथ में जोड़ते हैं, अगर वो विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, विद्युत रोधी पदार्थ या विद्युत रोधक बोला जाता है उसको। तो आप आई होप ये चीज़ समझ में तो आई होगा आसानी से, उसमें और कुछ नहीं था, आसान था। अब विद्युत चालक क्या थे इसमें आप भर सकते हैं, और विद्युत रोधक कौन कौन से थे, आप बारी बारी से आप चीज़ों को देखते हैं कि कौन सा चालक होगा और कौन सा कुचालक होगा विद्युत का। अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि तारों को बनाने के लिए किसका किसका उपयोग किया जा सकता है। तांबा, एल्युमिनियम और अन्य धातुओं को प्रयुक्त की जाती है। तो तारों को बनाने के लिए तांबा, एल्युमिनियम और अन्य धातु का उपयोग किया जा सकता है। अब एक चीज़ और इसमें देखते हैं कि हमने क्रियाकलाप 4 में स्मरण करें तो जिसमें हमने स्विच के साथ एक परिपथ बनाया था, जब स्विच खुली स्थिति में था तब क्या दो ड्राइंग पिन थर्माकोल शीट से जुड़े हुए नहीं थे। तो आपने क्या देखा था कि जब हमने स्विच बनाया था, जो दो ड्राइंग पिन लिया था और एक सुरक्षा पिन लिया था, तो आप देख रहे हैं कि जब सुरक्षा पिन जो है दूसरे ड्राइंग पिन से नहीं कनेक्ट था, तब भी उन दोनों के बीच क्या था, एक थर्माकोल था, थर्माकोल की शीट लगी हुई थी नीचे ना, तो वो भी तो उन दोनों से जुड़ा हुआ था। तो अगर वो थर्माकोल जो जुड़ा था, अगर वो धातु का होता तो हमें सुरक्षा पिन की आवश्यकता ही नहीं होती, वो वैसे ही वो जुड़े होते उससे। तो इससे क्या पता चलता है कि जो थर्माकोल है वो क्या है, विद्युत रोधी है। नहीं तो दोनों ड्राइंग पिनों के बीच थर्माकोल जो जुड़ा था वो विद्युत रोधी था, तभी तो परिपथ को पूरा नहीं किया, हमें अलग से सुरक्षा पिन की आवश्यकता हुई। तो इसका मतलब थर्माकोल का है, विद्युत रोधक है। रिक्त स्थान में जब वायु होती है तब क्या होता है, तो एक प्रकार से और चीज़ आप देख सकते हैं कि चूंकि स्विच के दो ड्राइंग पिन के बीच में जब केवल वायु थी तो बल्ब दीप्तिमान नहीं होता है। तो इसका तात्पर्य क्या है कि वायु भी विद्युत रोधक है। अगर दो ड्राइंग पिनों के बीच आप देखते हैं कि वायु तो हर जगह होता है, तो अगर दो पिनों के बीच भी वायु होती और वो विद्युत का सुचालक होता तो बल्ब क्या होता, जल जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वायु जो है वो विद्युत रोधक है। तो दो चीज़ आपको समझने को मिला विद्युत परिपथ स्विच से, विद्युत स्विच से, कि वायु भी विद्युत रोधक होता है और थर्माकोल भी विद्युत रोधक होता है। विद्युत चालक और विद्युत रोधक हमारे लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। जो स्विच होते हैं, विद्युत प्लग होते हैं, सॉकेट होते हैं, सभी सुचालक पदार्थों से बनाए जाते हैं। सुचालक पदार्थ बनाएंगे तभी विद्युत परिपथ कंप्लीट होगा, तभी विद्युत धारा प्रवाहित होगा। दूसरी ओर विद्युत जो तार होते हैं, प्लग होते हैं, प्लग के ऊपर के जो भाग होते हैं, विद्युत तारों के जो ऊपर पदार्थ लगाए जाते हैं, स्विच तथा विद्युत उपकरणों के अन्य भाग जिन्हें लोग स्पर्श करते रहते हैं, इनको बनाने के लिए क्या उपयोग करते हैं, रबड़ या प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। जैसे तार को हम हाथ से टच करते हैं, तो अगर हम डायरेक्टली
तार को टच करेंगे तो हमें क्या होगा, करंट लग जाएगा, मतलब विद्युत से हमें नुकसान होगा, हमारी मृत्यु हो सकती है करंट लगने से। इसी वजह से जो है तारों के ऊपर क्या चढ़ाया जाता है, रबड़ या प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर चेतावनी दिया गया है, क्या है ये चेतावनी, आपका शरीर विद्युत का बहुत अच्छा चालक होता है। तो ये तभी हमको करंट लगता है क्योंकि हमारे अंदर जो है आयरन होता है, लोहा होता है हमारे अंदर, इसी वजह से हमें करंट लगती है। तो आपका शरीर विद्युत का बहुत अच्छा चालक है, अतः विद्युत उपकरणों का उपयोग करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। इसीलिए जब भी विद्युत उपकरण का आप उपयोग कर रहे हैं तो उसको जो है सावधानी बरतनी चाहिए हम लोगों को, नहीं तो कोई भी दुर्घटना हो सकती है। तो विद्युत वाले कार्य करते समय हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। सारांश देखते हैं। विद्युत सेल विद्युत का एक स्रोत है। तो विद्युत सेल से क्या होता है, विद्युत प्रवाहित होती है। विद्युत सेल में दो टर्मिनल होते हैं, एक धन टर्मिनल होता है, एक ऋण टर्मिनल होता है। विद्युत बल्ब में एक फिलामेंट होता है जो इसके टर्मिनलों से जुड़ा होता है। विद्युत धारा प्रवाहित होने पर विद्युत बल्ब दीप्त उठता है। तो विद्युत परिपथ में जब विद्युत धारा प्रवाहित होगा तभी विद्युत बल्ब दीप्त होगा या जलेगा। बंद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा विद्युत सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर क्या दिया है कि बंद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा विद्युत सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित होती है। तो विद्युत परिपथ अगर बंद है तो लेकिन जो विद्युत सेल के दोनों टर्मिनल है उनके बीच विद्युत धारा तो प्रवाहित होती रहती है। अगर उन दोनों टर्मिनलों को एक तार से जोड़कर उन दोनों तारों के दोनों छोरों को एक बल्ब से अगर जोड़ देंगे तो वो बल्ब दीप्त हो जाएगी। तो विद्युत धारा विद्युत सेल के दोनों टर्मिनलों के बीच तो प्रवाहित होती रहती है, लेकिन बस उसी को अगर हम दो तारों से कनेक्ट करके बल्ब लगा देते हैं तो वो जलने लगते हैं। स्विच एक सरल युक्ति है जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए परिपथ को तोड़ता और पूरा करता है। तो स्विच का काम यही होता है कि विद्युत परिपथ को पूरा करना और विद्युत परिपथ को हटा देना। जब विद्युत परिपथ को जोड़ देगा तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी और बल्ब जलेगी। जैसे ही स्विच ऑफ करेंगे विद्युत परिपथ का जो पथ है वो टूट जाएगा और उससे धारा प्रवाहित नहीं होगी और बल्ब नहीं जलेगा। तो जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है उसको क्या कहते हैं, विद्युत चालक। और जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उसको बोलते हैं विद्युत रोधक पदार्थ या विद्युत रोधी पदार्थ। तो ये थे पाठ के सारांश। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि टॉर्च में जो बल्ब होते हैं वो कैसे जलते हैं और विद्युत सेल कैसे कार्य करता है और विद्युत सेल में क्या क्या लगे होते हैं, टर्मिनल प्लस कहाँ होता है, माइनस कहाँ होता है। तो वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।